नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसके नाम से ही हम ये समझ सकते हैं कि ये उष्णकटिबंध से संबंधित है। अतः भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण के मध्य जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। इन चक्रवातों के अनेक रूप देखे जाते हैं। ये अपनी गति, आकार तथा मौसम संबंधी बातों में भिन्न होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भांति इन चक्रवातों में समरूपता का अभाव होता है। इन चक्रवातों का अभी तक गहराई के साथ व्यवस्थित अध्ययन भी नहीं हो पाया है। अतः इनके संबंध में जो भी हमें विवरण मिला है वह अपूर्ण और अस्पष्ट है। फिर भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके सहारे हम इसे भली भांति पहचान सकते हैं। जैसे कि पहली है, इन चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। इनका व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है, किंतु कभी कभी इनका व्यास 50 किलोमीटर से भी कम देखा गया है। दूसरा है, इन चक्रवातों की गति में बड़ा अंतर होता है। साधारणतः 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये भ्रमण करते हैं, जबकि हरिकेन और टाइफून जो है वह 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से यात्रा करते हैं। तीसरा है, समुद्रों में इन चक्रवातों की गति तेज होती है, परंतु स्थल भागों पर आते आते इनकी गति क्षीण हो जाती है। स्थल के भीतरी भागों में पहुंचते पहुंचते ये समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि ये केवल महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों को ही प्रभावित करते हैं। ये हमेशा गतिशील नहीं होते हैं। कभी कभी ये एक ही स्थान पर कई दिन तक ठहर जाते हैं और वहाँ तीव्र वर्षा करते हैं। चूँकि इन चक्रवातों में विभिन्न वाताग्र नहीं होते हैं, इसलिए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भांति इनमें तापक्रम संबंधी विभिन्नता नहीं पाई जाती है। फिर छठा है, इन चक्रवातों के केंद्र में न्यून वायुदाब होता है। इनकी समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, परंतु संख्या बहुत कम होती है। फलस्वरूप ये मानचित्रों पर सरलता से दिखाई नहीं पड़ते। सातवां है, इन चक्रवातों का भ्रमण पथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रहता है। सामान्यतः ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांशों तक इनकी भ्रमण दिशा पश्चिमी 15 डिग्री से 30 डिग्री तक ध्रुवों की ओर तथा उसके आगे पुनः पश्चिमी हो जाती है। ये चक्रवात उपोष्णकटिबंध में प्रवेश करने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये चक्रवात मुख्यतः ग्रीष्मकाल में आते हैं, शीतकाल में ये देखे नहीं जाते हैं। अतः शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में इनका प्रभाव क्षेत्र कम होता है और इनकी संख्या भी कम होती है। ये चक्रवात अपनी प्रचंड गति और तूफानी स्वभाव के कारण अत्यंत विनाशकारी होते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अनेक आकार, स्वभाव, मौसम और तीव्रता के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, दूसरा है उष्णकटिबंधीय अवदाब, तीसरा है उष्णकटिबंधीय तूफान। तो सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। ये विक्षोभ भूमध्य रेखा न्यून वायुदाब की पेटी, जो कि विषुवत रेखा न्यून वायुदाब गर्त के नाम से पुकारी जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में ये सबसे अधिक विस्तृत होते हैं। इनमें 1 या 2 घिरी समदाब रेखाएं होती हैं। कभी कभी घिरी समदाब रेखाओं का अभाव भी देखा जाता है। इनमें हवाएं बहुत ही क्षीण गति से केंद्र की ओर चलती हैं। ये विक्षोभ बड़े मंद गति से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये एक ही स्थान पर कई दिन तक स्थिर भी हो जाते हैं। इस प्रकार के विक्षोभ से हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। इन हवाओं को पूर्वी तरंग कहा जाता है तथा इनकी गति 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन होती है। इन हवाओं से साथ ही कहीं कहीं हल्की वर्षा भी होती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अवदाब। छोटे आकार वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अवदाब कहते हैं। इनमें 1 से अधिक घिरी समदाब रेखाएं होती हैं। ये भी विषुवत रेखीय गर्त से संबंधित होती है और इनकी उत्पत्ति व्यापारिक हवाओं के साथ न होकर के अंतरा उष्ण स्तरीय अभिसरण के साथ होती है। इनमें दाब प्रवणता बहुत हल्की होती है, अतएव
इनमें हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक नहीं होती है। इनकी दिशा और गति अनियमित होती है। कभी कभी ये एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थिर रहते हैं। ये अवदाब मुख्यतः भारत, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग से उत्पन्न होकर ये अवदाब पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में ये पश्चिम की ओर चलते हैं और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा करते हैं। इन अवदाबों से प्रभावित क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। कभी कभी इनमें इतनी वर्षा होती है कि नदियों में बाढ़ें आ जाती हैं और जनधन की अपार हानि होती है। जापान और चीन के दक्षिणी भाग इससे प्रभावित रहते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से बहुत ही अधिक विकसित और विस्तृत चक्रवातों को तूफान कहा जाता है। इनमें कई घिरी हुई समदाब रेखाएं होती है। समदाब रेखाएं पास पास होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, इसलिए इनमें हवाओं का वेग लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये तूफान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन, चीन में टाइफून और पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में चक्रवात तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में टॉर्नेडो कहा जाता है। अब है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। वाताग्र सिद्धांत मानने वालों का कहना है कि सभी प्रकार के चक्रवातों की उत्पत्ति वाताग्रों के कारण ही होती है। विषुवत-रेखीय भागों में यद्यपि दो विपरीत तापमान वाली राशियों का अभाव देखा गया है, फिर भी यहाँ स्थलीय और सागरीय हवाओं के मिलने से वाताग्र का निर्माण हो जाता है और इसी से इन चक्रवातों की उत्पत्ति भी हो जाती है। किंतु आजकल इस मत को विशेष मान्यता प्राप्त नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये चक्रवात गर्मियों में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के साथ उत्पन्न होते हैं, जबकि यह अभिसरण क्षेत्र 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर खिसक जाता है। यहाँ पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाएं गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं। कतिपय विद्वानों का मान्यता है कि पूर्वी तरंग ही आगे चलकर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में परिणत हो जाती है तथा कुछ भी हो, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जन्म और विकास के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक मानी जाती हैं। ये केवल ग्रीष्मकाल में ही उत्पन्न होते हैं, जबकि इनका तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर होता है। ये केवल उष्ण समुद्रों में ही उत्पन्न होते हैं। तीसरा है विषुवत रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति का क्षेत्र 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में मौसम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आगमन पर मौसम में भारी परिवर्तन होता है। इनके आगमन से पहले वायु शांत हो जाती है, वायु दाब थोड़ा ऊंचा हो जाता है और आकाश में पक्षाभ मेघ छा जाते हैं और समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं। चक्रवात के समीप पहुंच जाने पर वायु दाब घटने लगता है और पवन वेग बढ़ जाता है। हवाएं तूफान का रूप धारण कर लेती है। वर्षा सामान्यतः 10 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में वर्षा औसत 100 से 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। समुद्र में भीषण तूफान आता है। आकाश में मेघाच्छन्न जैसे दृश्यता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यह स्थिति कई घंटों तक रहती है और बाद में अचानक वायु शांत हो जाती है, आकाश मेघ रहित हो जाता है और वर्षा बंद हो जाती है। यह स्थिति चक्रवात के चक्षु की परिचायक होती है। वायुदाब न्यूनतम होता है। यह अवस्था थोड़े समय तक ही रहती है। इसके बाद चक्रवात का पृष्ठभाग आ जाता है और आकाश में पुनः काले बादल ढक जाते हैं। घनघोर वर्षा शुरू हो जाती है। यह दशा कई घंटों तक चलती रहती है। ज्यों-ज्यों चक्रवात आगे बढ़ता है, वायुदाब बढ़ता जाता है और वायु मंद पड़ती जाती है। चक्रवात के निकल जाने पर आकाश से बादल छट जाते हैं और मौसम सुहावना हो जाता है। अब है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वितरण। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में मुख्यतः 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं। इनके 6 प्रमुख क्षेत्र हैं जो इस प्रकार है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इस महासागर में इनका क्षेत्र 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है।
प्रतिवर्ष इस भाग में लगभग 7 चक्रवात आते हैं, जिनमें से आधे हरिकेन का रूप धारण कर जाते हैं और इनके उप विभाग जो हैं वह इस प्रकार है। पहला है वर्डे अंतरिक्ष द्वीप क्षेत्र, दूसरा है कैरेबियन सागर क्षेत्र और तीसरा है पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र और चौथा है मैक्सिको की खाड़ी का क्षेत्र। दूसरा है उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। यह क्षेत्र मैक्सिको और मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के समीप स्थित है। यहाँ जून से नवंबर में 5 से 6 चक्रवात आते हैं और लगभग 2 हरिकेन का रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा है दक्षिणी प्रशांत महासागर। यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से लेकर सोसाइटी द्वीप, क्रिश्चियन द्वीप और हवाई द्वीप तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में दिसंबर में अप्रैल तक तूफान आते हैं। चौथा है चीन सागर। यह क्षेत्र दक्षिणी चीन, वियतनाम, फिलीपाइंस द्वीप समूह तथा दक्षिणी जापान तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में मई से दिसंबर तक तूफान आते हैं। वर्ष में लगभग 20-21 तूफान आते हैं और इस क्षेत्र के तूफानों को टाइफून कहते हैं। पांचवा है उत्तरी हिंद महासागर। इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात आते हैं। यहाँ ये अप्रैल से दिसंबर तक आते हैं और बंगाल की खाड़ी में 6 से 7 और अरब सागर में केवल 2 चक्रवात प्रतिवर्ष आते हैं। फिर छठा है दक्षिणी हिंद महासागर। दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में मेडागास्कर, यूनियन, मॉरिशस द्वीपों के आसपास के भाग आते हैं और यहाँ नवंबर से अप्रैल तक औसतन 1 या 2 चक्रवात प्रतिवर्ष आते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने प्रभाव में बड़े भीषण होते हैं। ये जो आगे बढ़ते हैं समूल वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। समुद्र पर इनकी प्रगति में कोई बाधा नहीं पड़ती और बड़ा ही विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। समुद्र में इनके कारण बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिससे जहाज़ों को बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ती है। विनाश लीला समुद्र तटों और छोटे छोटे द्वीपों से भलीभांति देखी जा सकती है। ज्वार की भयंकर लहरें समुद्र तटों पर आकर चोट करती है और अपार जनधन की हानि होती है। ऐसे ही बंगाल के तट पर 1876 में एक बहुत ही भयंकर तूफान आया था, जिसमें देखते ही देखते 1 लाख मनुष्यों की प्राणाहुति लग गई और साथ ही चक्रवात जो है वह फॉल्स पॉइंट पर 19-22 दिसंबर 1885 को उत्पन्न हुआ था। फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं और 3 मुख्य रूप हैं। हरिकेन, पहला है हरिकेन या टाइफून, दूसरा है टॉर्नेडो और तीसरा है पूर्ण मेघ। इन चक्रवातों के बारे में आपको अगले PDF में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।